एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाल बाल बचे। उनका हेलीकॉप्टर एकाएक हवा में उड़ रहा था लेकिन अपना संतुलन खो देता है। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे वहां पर माहौल खराब हो गया। एकाएक लोगों ने कहा कुछ गड़बड़ है, सुनवाइए जरा। से जा रहा हूँ, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जा रहा हूँ। ये देखिए दर्शक, एकाएक ये जैसे हवा में जाने की कोशिश करता है तो तुरंत पीछे हट जाता है। काफी लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, कोई बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन बाल बाल मोहन यादव बच गए और पायलट की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिखाइए जरा आज की सबसे बड़ी खबर। धुरंधर के सामने पाकिस्तान का सरेंडर ही ठीक था। यह भी सरेंडर था जो कल हुआ दर्शक, लेकिन पहले बायकॉट करने वाला पाकिस्तान कल कैसे मुंह की खाया दिखाता हूं मैं आपको। पहली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तान में टीम को आप देखिए, लोग पत्थर हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। आप सोचिए इनके कितने प्लेयर्स से गुस्सा है। पत्थर जैसे ही हाथ में आया तुरंत टीवी को तोड़ दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, एक शख्स ने कहा क्या करें, ये दर्द खत्म नहीं होता। अब दर्शकों आपको दिखाएं, एक मोहतरमा रोने लगी, बोले ये मुझसे सहा नहीं जाता। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। सुनिए जरा ये क्या कह रही हैं। उसको जैसे ही पाकिस्तान की हार हुई, पाकिस्तान की प्रैक्टिस को लेकर भी पुराने वीडियो सामने आ गए और मैच में भारतीय फैंस ने पाकिस्तानी फैंस के मजे लिए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। इस तस्वीर को देखकर देश भर में भारतीय मुस्कुरा रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी रो रहे हैं। ये पाकिस्तान की हालत हो गई है दर्शकों मैच के बाद। लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो और मैच बाकी हैं और भारत की टीम तैयार है। दिखाते हैं आपको। चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का, धुरंधर के सामने पाकिस्तान का सरेंडर नया नहीं है। पाकिस्तान की शर्मनाक, पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती न भूतो न भविष्यति। इंडियन टीम ने इतना धोया, पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। अच्छा होता नकवी की बायकॉट वाली नौटंकी, शहबाज की सरेंडर वाली रणनीति काम आ जाती तो आज पाकिस्तान को यह दिन देखना नहीं पड़ता। 11 के 11 डरपोकों ने मैदान में घुटने टेके। दर्शकों, पाकिस्तान में कहा जा रहा है इससे बेहतर तो बायकॉट था, लेकिन पाकिस्तान की हालत यही होनी थी। भारत ने इसे प्रैक्टिस मैच की तरह लिया। दर्शकों देख रहे हैं आप कैसे टीवी टूटने लगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान अगर बायकॉट के फैसले पर अड़ा रहता तो कम से कम उसकी ऐसी बेइज्जती ना होती, उसे ऐसी शर्मनाक हार ना झेलनी पड़ती। पाक टीम की जलालत भरी हार के बाद वो सफाई नहीं दे पा रही है। क्या कहें, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अब सभी 11 खिलाड़ियों के इंतजार में हैं। उनका कहना है अगर पाक टीम आएगी तो उनका अंडों से स्वागत करेंगे, क्योंकि मैदान के बाहर डींगे हाँकने वाले फिर से सरेंडर करते हैं भारत के सामने। टी20 मुकाबले में दर्शकों, भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से रौंदा है, पटक दिया है। इस जीत के साथ भारत ने बड़ा विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, अपने नाम किया। मैदान पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जैसे जैसे विकेट उखाड़े,
पाकिस्तान में आप देख रहे हैं एक एक करके टीवी फूटने लगे। करीब 1100 से ज्यादा टीवी तोड़े गए। गुस्साए पाकिस्तानियों ने टीवी पर अपना गुस्सा निकाला और पूरे पाकिस्तान में टीवी टूटने लगे। पाकिस्तानी हार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए, हाथ में बल्ला लेकर अपने ही घर के टीवी तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। लेकिन टीवी बार बार टूट रहे हैं दर्शकों, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान ने ऐसा माहौल बना दिया कि हर किसी का ध्यान खेल से हटकर विवाद पर शिफ्ट हो गया। कभी बांग्लादेश के साथ खड़ा होने का नाटक करने लगा पाकिस्तान, तो कभी ब्लैकमेल करने लगा। और मोहसिन नकवी तो पाकिस्तान की जनता के सामने ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि पहले बहिष्कार की धमकी देते हैं, गीदड़ भपकी देते हैं। वैसे नकवी को भी पता था कि पाक टीम भारत से जीत नहीं पाएगी, लेकिन इतनी शर्मनाक हार मिलेगी इसका अंदाजा नकवी को भी नहीं था। और कराची से इस्लामाबाद तक इसलिए टीवी टूटने लगे हैं और नकवी सोच रहे होंगे T20 मुकाबले में ऐसे खेलने से बेहतर तो बायकॉट ही कामयाब रहता। लेकिन दर्शकों, अब मोहसिन नकवी क्या करेंगे? ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी का भी पाकिस्तानी टीम के साथ साथ विरोध हो रहा है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान का दुख अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि अब बलूचिस्तान भी भारत के साथ आ गया है और भारत की जीत पर बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से। अब दर्शकों, ये तो आपने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का डांस देखा, खुशी वाला डांस, लेकिन यूट्यूबर तो लताड़ लगा रहे हैं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर कैसे पाकिस्तानी टीम को लताड़ लगा रहा है? अब दर्शकों, यही पाकिस्तान को सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो भारत की टीम से मुकाबला करना चाहता है, लेकिन उसकी टीम फिसड्डी है और इसके लिए लोग मोहसिन नकवी को जिम्मेदार बता रहे हैं। दर्शकों, टीम इंडिया की जीत से भारतीय फैंस इतने खुश नहीं है जितना पाकिस्तान में हार पर अफगानिस्तान में खुशी का माहौल है। दर्शकों, दिखा भी रहा हूं आपको मैं। मुनीर और शहबाज शरीफ को अफगानी खूब चिढ़ा रहे हैं। मैच के फौरन बाद अफगानिस्तान में जश्न का माहौल भी देखा गया, जिसमें पठान खूब झूमे और भारत की जीत पर नाचने लगे, जो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी माहौल बिल्कुल अलग दिखा। आपको बताएं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार पर बलूचों ने जश्न मनाया है और मैसेज दिया, भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अब पाक टीम की रणनीति और चयन को लेकर भी पाकिस्तान में बहस तेज हो गई है। मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी पाकिस्तान की हार से परेशान हो गए। उन्होंने सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम पर खुलकर निशाना साधा। कनेरिया ने लिखा, टीम मैच का बहिष्कार करती तो शर्मनाक होता, थोड़ा सा कम शर्मनाक होता। शोएब अख्तर का भी गुस्सा मोहसिन नकवी पर निकला है और बाबर आजम पर फूटा है। दर्शकों, शोएब ने कहा, क्रिकेट जानते नहीं, पीसीबी के चेयरमैन बन चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस का भी है और उन्होंने पाकिस्तान टीम को जमकर लताड़ लगाई। दर्शकों, ये तो पाकिस्तान के अंदर माहौल है, लेकिन जो लोग स्टेडियम में मैच देखने गए थे, पाकिस्तानी फैंस, उनके तो आंसू निकल पड़े। दिखाइए जरा कैसे ये रो रहे हैं। दर्शकों, पाकिस्तान में लोग क्रिकेट देखते हैं, एक बाप बेटा क्रिकेट देख रहा है, लेकिन क्या हालत हुई पाकिस्तान की टीम की, उसके आंसू निकल पड़े। दिखाइए जरा। पाकिस्तान में मातम है, लेकिन भारत के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान पाकिस्तान को हराने के बाद जश्न मना रहे हैं जीत का। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, पाकिस्तान ने पहले बायकॉट किया, फिर जब जबरदस्त हार हुई तो मोहसिन नकवी बीच मैदान में से भाग गए और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा गलत जगह यू टर्न लोगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान के हार पर दिल्ली पुलिस भी अब संदेश भी दे रही है और मजे भी ले रही है। अब दर्शकों, आपको दिखाते हैं, भारत की टीम मैच जीतकर आ गई है अहमदाबाद में। देखिए आप, अक्षर पटेल और टीम के बाकी खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह आपको मैदान में दिखाई देंगे, क्योंकि अब भारत अगले मैच की तैयारी कर रहा है और भारतीय टीम वापस हिंदुस्तान आ गई है। लेकिन दर्शकों, अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कुटाई एक बार नहीं, एक बार और करनी चाहिए। तो क्या वापस भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी दर्शकों? क्योंकि पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया तो भारत वापस आ गई। अब 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड से मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान पर फतह का जश्न अभी थमा नहीं है।
पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने पाक टीम को खरी खरी सुनाई। सहवाग ने कहा ईशान ने धुरंधर बल्लेबाजी की है। साथ ही उन्होंने कहा पाकिस्तान की फुल कंबल कुटाई की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी मजेदार अंदाज में पोस्ट करते हुए लिखा, गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। इधर पाकिस्तान को हराकर भारत ने सुपर 8 में एंट्री कर ली है, पहली टीम बनी है। अब पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए अगला मैच जीतना होगा। अगर पाकिस्तान टीम नमीबिया से हार गई तो सफर यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका 4 पॉइंट्स लेकर नंबर 2 पर पहुंच गया और पाक के भी 4 पॉइंट है। रन रेट की वजह से वो तीसरे नंबर पर है। अब 3 मैचों में हार चुकी नामीबिया की टीम पाकिस्तान के सामने है। यह मैच पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है और अगर पाकिस्तान यहां से जीता तो उम्मीद की जा रही है कि भारत से फिर मुकाबला होगा। लेकिन अभी से पाकिस्तान के फैंस आने वाले मुकाबले को लेकर भी डर रहे हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पूरी तरह से बाबा बागेश्वर ने और नवनीत राणा ने बाबरी ब्रिगेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। बाबा बागेश्वर धाम पहुंची हैं नवनीत राणा और वहां से बाबरी ब्रिगेड को चैलेंज कर दिया है। बागेश्वर धाम से सीधा चैलेंज हुमायूं को किया है नवनीत राणा ने। और आपको सुनवाता हूं नवनीत राणा जो सीधे हुमायूं से कह रही हैं, हुमायूं को चुनौती दे रही हैं कि हिंदू बंगाल आएंगे। सुनिए जरा नवनीत राणा ने क्या कहा। हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो। हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। अब दर्शकों आपको दिखाऊं मैं, इधर बाबर पर जंग बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने आज बाबर पर क्या कहा। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। लेकिन दर्शकों, ऐसे ही बाबर ब्रिगेड को आज योगी आदित्यनाथ ने भी खरी खरी सुनाई। विधान परिषद से योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए जरा। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दर्शकों, ये जंग बाबरी मस्जिद को लेकर छिड़ी हुई है, बाबर के नाम पर छिड़ी हुई है। लेकिन इधर हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण करवा रहा है। क्या ये निर्माण से पहले हंगामा बढ़ने वाला है, दिखाते हैं आपको। कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। बंगाल बाबरी पर माला भाला लेकर सनातनियों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम से उठी हुंकार सनातन मान में हर जुबां पर आ गई है, जैसे हिंदुस्तान बोल उठा हो। कभी ममता के लाडले रहे बाबरी के मास्टर हुमायूं भी नारों से थर्रा गए, क्योंकि सनातन शेरनी ने बंगाल कूच का ऐलान कर दिया है। हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। बंगाल कूच ऐलान से यूपी में घमासान मच गया। अखिलेश यादव भी जैसे बाबर के बचाव में कूद गए। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं
कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती। यानी सनातन वर्सेस बाबर ब्रिगेड में आर पार की जंग का ट्रेलर आ गया है। जैसे जैसे बाबरी की दीवार ऊंची होगी, मुगलिया पहचान पर प्रहार की धार और तेज हो जाएगी। अब दर्शकों आपको बताएं, लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये जंग लंबी चलेगी। बंगाल बाबरी का निर्माण शुरू होते ही जंग तेज हो गई है। यूपी से एमपी तक बंगाल बाबरी पर भयंकर बवाल हो रहा है। यूपी में अखिलेश यादव बाबर प्रेमियों का बचाव करते दिखे तो योगी ने बाबरी ब्रिगेड पर विधान परिषद से स्ट्राइक कर दी। वहीं दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने हुमायूं को ललकारा है। बागेश्वर धाम से नवनीत राणा ने बंगाल जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि संतों को माला और भाला साथ रखने का वक्त आ गया है। नवनीत राणा ने खुद बाबरी के लिए हमला करने की बात, तलवार उठाने की बात की। कहा कि बाबरी बनवाने वाले याद रखें, तुम्हारी कब्र को जगह नहीं मिलेगी। नवनीत राणा के इस बयान के साथ बंगाल में सनातनी हुंकार की बात कही गई। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माला भाला वाला बयान दिया था। यानी बंगाल में बाबरी की दीवार जैसे जैसे ऊंची हो रही है, वैसे वैसे सनातन प्रहरियों की थ्योरी बढ़ती जा रही है। और ये आप समझिए, कलकत्ता में संत सम्मेलन से ही बाबरी विध्वंस का ऐलान हुआ था। अब नवनीत राणा के बयान के बाद एक बार फिर माहौल गर्मा गया। क्या साधु संत बंगाल कूच करने की तैयारी में? सवाल ये, क्या अयोध्या की तरह बंगाल बाबरी का भी हश्र होने वाला है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नवनीत राणा ने आज क्या कहा, सुनवाता हूं। हमारे महाराज जी कहते हैं, संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनी वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। दर्शकों, बंगाल में तो हुमायूं अपने वोट के लिए बाबरी का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बाबर के नाम पर आखिर क्या करना चाहते हैं? एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ अखिलेश बाबर का नाम ले रहे हैं। सवाल ये, क्या ये राजनीति अब बढ़ती जा रही है? और इसे लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने बाबर ब्रिगेड पर जबरदस्त हमला बोला और कैसे ये आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं वो भी बता दिया। एक तरफ संत बाबरी के खिलाफ बंगाल कूच करने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बाबर का नाम लिए जाने पर ऐतराज कर रहे हैं। अखिलेश ने बाबर के बहाने योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी ने 10 मिनट के अंदर ही पूरे विपक्ष को चित कर दिया। दर्शकों, योगी ने न सिर्फ बाबर बल्कि पूरे गाजी गैंग को निशाने पर लिया है। सीएम ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को गाजी का समर्थक बताया। यही है गाजी, यानी जो अखिलेश चंद मिनट पहले योगी को घेरने के लिए बयान दे रहे थे। योगी ने भरी विधान सभा में पूरी समाजवादी पार्टी को आईना दिखा दिया। योगी ने सीधे सीधे कहा, समाजवादी पार्टी गाजी के मेले का समर्थन करती है, लेकिन गाजी को भारत के हिंदू राजाओं ने रौंद डाला। सालार मसूद गाजी यही है, ये वो क्रूर शासक था दर्शकों जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। 1034 में राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर गाजी को मार डाला। गाजी की मौत के बाद बहराइच में भी दरगाह शरीफ में उसे दफन कर दिया गया। आपको बताएं, यही समाजवादी पार्टी मेला लगाने का समर्थन करती है। कमाल देखिए आप, इसका मेला यूपी में सालों तक लगता रहा और किसी ने कुछ नहीं कहा।
योगी ने इसी मेले के आयोजन पर सवाल उठाए और भरी विधानसभा में आयोजनकर्ताओं को आईना दिखाया कि आक्रांताओं का महिमा मंडन और वंदे मातरम का विरोध अब नहीं चलने वाला है, कि देश अब बदल चुका है। कैसे योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, सुनवाता हूं आपको। इनके दो बहुत स्टेटमेंट आते थे हमारे खिलाफ, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। अब दर्शकों, बाबर पर जंग चल रही है, लेकिन देश में एक और मुद्दे को लेकर मौलाना सामने आ गए। वो मुद्दा है बुर्के वाली महिला की शिव भक्ति का। दो बुर्के वाली महिलाओं ने कावड़ क्या उठाई, मौलानाओं ने आसमान सर पर उठा लिया। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। महाशिवरात्रि पर यही है वो जो कावड़ लेकर निकली हैं, शिव भक्ति कर रही हैं। दिखाइए फुल फ्रेम इनको। जय श्री राम। और अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक नहीं दो हैं। तमन्ना मलिक जो कावड़ लेकर निकली हैं और एक है सोनी, ये दोनों मुस्लिम हैं और इन्होंने शिव भक्ति की है। और शिव भक्ति जैसे ही की, कई मौलाना और कई राजनेताएं जिनके पेट में दर्द हुआ है। दिखाते हैं आपको पहले राजनेता के बारे में। ये आप देख रहे हैं बर्क साहब, ये समाजवादी पार्टी से सांसद है, नाम है जियाउर रहमान बर्क, और ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है हिंदू से शादी की, और इसके लिए क्या समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। सबसे बड़ी बात ये, दिखाइए जरा, सुनवाइए इन्हें। तो धार्मिक हम दूसरे त्योहारों का सम्मान करते हैं, हम उसको वैसे नहीं मना पाते क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अपना अपना धर्म होता है। तो जहां हम अपने धर्म के कार्यक्रम को मनाते हैं, त्योहार को मनाते हैं, दूसरे उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उस महिला ने अगर वो चीज कर रही है, जो जिस समाज से ताल्लुक रखता है, अपने अपने त्योहार को मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। और लेकिन इस प्रकार की कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन। अब भी कर रहे हैं, घर पे सब लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि जिंदगी को जला दो, मार दो, ये बहुत बुरा किया, इसने अच्छा नहीं कर रही है, ये इस्लाम के खिलाफ है। मगर सवाल लोग उल्टे सीधे उठा रहे हैं, धमकियां दे, अब धमकियां ही हैं, ये फतवे लगा रहे हैं कि बुर्के की बदनामी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अखिलेश के सांसद तो सांसद मौलाना भी मैदान में आ गए और वो भी शिव भक्ति का विरोध करने लगे, और मौलाना ने भी इसको लेकर काफी विरोध किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज तो गजब हो गया दर्शकों, मौलाना एक हिंदू महिला सोसाइटी के अंदर शिव भक्ति पर ऐतराज जताने लगी। सुनवाइए जरा, ये नोएडा का मामला है। पूरे सोसाइटी वालों ने बुलाया है। आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आप कोई बात नहीं, कोई बात, हम चले जाएंगे। करेंगे बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं कर सकते आप कंप्लेन। कोई बात नहीं, कोई बात, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हम आए, हम तो अभी आए हैं। हमें तो आपने बुलाया मुझे। मैंने नहीं बुलाया, आपने मैसेज किया था आपका। अच्छा, मेरा आपका मैसेज किया था सोसाइटी में। मेरा मैसेज क्या? कोई बात नहीं, आपका झूठ क्यों बोल रहे हो वीडियो पे? वीडियो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको बुलाया? हम पूरे सोसाइटी वालों ने बुलाया है, मैं हर साल आता हूँ। सोसाइटी वाले नहीं है, पूरे सोसाइटी वालों ने बुलाया है, यहाँ पे नहीं है। पूरे सोसाइटी वाले बुलाया है। आप ये बताइए, आप भगवान की आप नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हो हमें पता है। क्या होता है? क्या होता है? Nobody is giving you the right. What is there happening? This is an illegal encroachment. It is not illegal encroachment. It is illegal encroachment. शिव जो समस्त ब्रह्मांड है, जो चेतना है, जो आरंभ है और अंत भी, काल से परे जो स्वयं
महाकाल है। ऐसे शिव से प्रेरित होकर जब कुछ बुर्के वाली महिलाएं कावड़ उठाती हैं तो मौलानाओं को मिर्ची लग जाती है। इस्लाम अपने दायरे में रहने के लिए कहता है अपने अनुयायियों को, अगर वो दायरे से बाहर जाएंगे, उसका उसूलों का उल्लंघन होगा तो वो शरीयत की गिरफ्त में आएंगे, गुनहगार होंगे। मौलाना तो मौलाना ठहरे, सपा के नेता भी धर्म के ठेकेदार बनकर अधर्म की बात करने आ गए, क्योंकि बुर्के में शिव भक्त इन्हें इस्लाम का अपमान नजर आने लगे। तो धार्मिक हम दूसरे त्योहारों का सम्मान करते हैं, हम उसको वैसे नहीं मना पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अपना अपना धर्म होता है। और लेकिन इस प्रकार की कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन। कोई बर्क को बताए कि संभल सुलगाने से बेहतर शिव की साधना है, ये बात खुद बुर्के वाली शिव भक्त तमन्ना ने दुनिया को बता दी। इस्लाम एक इंसान का बना हुआ थोड़ी है, इस्लाम तो सबका है, कोई किसी को भी माने, सबकी अपनी अपनी मर्जी। बुर्खा पहन के भोले बाबा की कांवड़ी तो लाई हूँ, इसमें मैंने क्या गलत किया है? दरअसल सवाल शिव भक्ति का नहीं, मौलानाओं को मिर्ची बुर्के से लगी, सनातन प्रेम से लगी। जो कल तक कांवड़ियों पर पत्थर चलाते थे, आज मुस्लिम महिलाओं के शिव भक्ति देख बिलबिला गए। खैर, महादेव इन्हें सद्बुद्धि दे। दर्शकों, एक नहीं कई लोग हैं जो शिव भक्ति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये क्यों किया जा रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। हिंदू त्योहारों पर पत्थर चलाने वाले कट्टरपंथी अब बौखला गए। कट्टरपंथियों की बौखलाहट की वजह है दर्शकों बुर्के वाली महिला की शिव भक्ति। शिव भक्त तमन्ना को मारने और जलाने तक की धमकी दी जा रही है, यहां तक कि मौलाना और कुछ मुस्लिम नेता हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल महाशिवरात्रि पर दो मुस्लिम महिलाओं ने कावड़ क्या उठाई। संभल की तमन्ना ने महादेव से मनचाहा वर पाने की मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद तमन्ना हरिद्वार से कावड़ लेकर सीतापुर में जल चढ़ाने पहुंची। इसी तरह सोनी नाम की मुस्लिम महिला ने भी शिव भक्ति में कावड़ उठाई, लेकिन बुर्के में शिव भक्ति देखकर मौलाना शाहबुद्दीन का पारा हाई हो गया। मौलाना ने फतवा जारी कर दिया और कहा कावड़ उठाना इस्लाम में नाजायज है, कावड़ यात्रा दूसरे धर्म का कार्य है, ऐसा करने वाला मुस्लिम गुनहगार है। समाजवादी पार्टी के सांसद तो एक कदम आगे बढ़ गए, जियाउर रहमान बर्क। उन्होंने तमन्ना पर तंज करने की कोशिश की। बर्क ने कहा कि तमन्ना हमारी धर्मगुरु नहीं है, कम ज्ञान के कारण ऐसा किया है। बात यहां खत्म नहीं हुई दर्शकों, आगे बढ़ गई। कई कट्टरपंथी अब तमन्ना को फोन पर धमका रहे हैं। फोन पर तमन्ना और उनके पति अमन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जलाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है दर्शकों, क्या धर्म के ठेकेदार किसी की व्यक्तिगत आस्था तय करेंगे? क्या कट्टरपंथी बताएंगे कोई मुस्लिम महिला क्या पहने, किसे पूजे? और इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए इस समाजवादी पार्टी के सांसद कैसा अलग सा ज्ञान दे रहे हैं, सुनिए जरा। उस महिला ने पहले ही दूसरे धर्म की उसमें शादी कर ली है। और जहां तक धार्मिक, एक होता है देशभक्ति के त्योहार जो कि हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी इस पर होते हैं, और एक धार्मिक त्योहार है। तो धार्मिक हम दूसरे त्योहारों का सम्मान करते हैं, तो इसको इतना उछालना नहीं चाहिए। बस यही कहूंगा कि जो जिस समाज से ताल्लुक रखता है अपने अपने त्योहार को मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। और लेकिन इस प्रकार की कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन। कोई भी मुसलमान मर्द हो या महिला, वो दूसरे मजहब का शियार नहीं अपना सकती। यानी दूसरे मजहब के जो उसूल हैं उन उसूल को अपनाना, जैसे कावड़ यात्रा लेके चलना या जलाभिषेक करना, इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना मुसलमान का नाजायज है और सख्त गुनाह है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे। आज एक और खबर आपके लिए लेकर आए। उत्तर प्रदेश में 27 चुनाव को लेकर अभी से तैयारी होने लगी और इस बार लगता है कि फाइट अखिलेश और ओवैसी के बीच में ज्यादा होगी। दिखाता हूं मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूं। देख रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब यूपी में झंडा गाड़ने को तैयार है और ये बात उनके छोटे भाई अकबर उद्दीन ओवैसी ने कही है। लेकिन आपको बताएं, इसको लेकर अब सीधे वो समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने बी टीम बताया, लेकिन अब ओवैसी ने मैदान मारने की पूरी तैयारी कर ली है।
अखिलेश यादव ने अपना कुनबा बढ़ा दिया है। वो मुस्लिम नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके, और इसलिए बीएसपी के नसीमुद्दीन समाजवादी पार्टी में आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए। अब ये जंग अखिलेश वर्सेस ओवैसी की हो रही है, लेकिन एंट्री हो चुकी है आजम खान की। ये एंट्री किसने कराई है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूपी में सियासी मैदान सजने लगा है। सियासी दलों ने अपने असले निकाल लिए हैं। बिहार और महाराष्ट्र के बाद ओवैसी ने अब यूपी पर फोकस कर दिया है। पिछले दिनों ओवैसी की पार्टी ने हम दो हमारे 2 दर्जन वाला बयान देकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी थी। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। इस बयान के कुछ दिन बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने एक दूसरा बयान दिया। उन्होंने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने वाले लोगों पर जूते चप्पलों की बरसात करने वाली बात कही। कोई चपरासी ये बोलते हुए मिले कि ये बीजेपी की बी टीम है तो दाहिने पैर का जूता निकालना और सीधे चलना। तो सवाल ये, क्या ओवैसी अखिलेश से 2-2 हाथ के मूड में? क्या ओवैसी को इस बात का एहसास है कि अखिलेश से निपटना जरूरी है? आज मुलायम सिंह यादव का बेटा प्लेन से चल रहा है और आजम खान उनका बेटा जेल की सलाखों में। शायद यही वजह कि ओवैसी की पार्टी अब आजम खान को मुद्दा बना रही है। आजम अखिलेश की कमजोर नस है। अगर ये सिक्का चला तो अखिलेश का कांड हो जाएगा। जूनियर ओवैसी के बयान से भी साफ है कि यूपी में सियासी हलचल नहीं, तूफान की आहट है। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। दर्शकों, पहले आपको बताता हूं, ये जो सियासी लड़ाई है ये बहुत दिलचस्प होने वाली है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी में चुनाव दिलचस्प होंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए मेरी बात। तमाम बने बनाए समीकरण बिगड़ जाएंगे। रविवार को नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और सिद्दीकी बीएसपी से कांग्रेस होते हुए अखिलेश के पास पहुंचे। खबर है कि अखिलेश ने ओवैसी को काउंटर करने का प्लान भी बना लिया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही सिद्दीकी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन अखिलेश के इस फैसले ने ओवैसी को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आजम खान को सियासी मुद्दा बनाया। इधर सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उधर एआईएमआईएम ने हमला बोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा आजम खान के साथ ज्यादती की गई है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, लेकिन उन्हें किनारे लगा दिया गया। मुलायम का परिवार देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार बन गया, जबकि मुलायम सिंह का पसीना बहा तो आजम खान का खून बहा था। ऐसे में जो पार्टी आजम की नहीं हुई वो मुसलमानों की नहीं हो सकती। शौकत अली एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर भी ऐतराज जता चुके हैं। अखिलेश यादव ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। पिछले दिनों उन्होंने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर हमले किए थे। बिहार चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ओवैसी की पार्टी को बी टीम कह रहे थे। उन्होंने तेजस्वी के समर्थन में चुनावी रैलियां की और बीजेपी बिहार में चुनाव जीत गई। अपनी बी और पी टीमों के साथ मैदान में है, ऐसा कहा था, जिसमें पी वो पीके के लिए कहते थे। लेकिन अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। शौकत अली इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब अगर समाजवादी पार्टी का कोई चपरासी ये बोलते हुए मिले कि ये बीजेपी की बी टीम है तो दाहिने पैर का जूता निकालना और सीधे चलना। समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून दिया। अगर मुलायम सिंह का पसीना बहा तो मेरे भाई का खून बहा। आज मुलायम सिंह यादव का बेटा प्लेन से चल रहा है और आजम खान उनका बेटा जेल की सलाखों में। जो पार्टी आजम खान की नहीं हुई वो पार्टी आपकी नहीं हो सकती। ये मुसलमानों को बरगलाने के लिए हो रहा है या वोट पाने के लिए? सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। एक दल है जो अपनों पे हमला कर रहा है और दूसरा दल है जो अपनों को निकाल रहा है। बताओ दोनों दलों की मिली भगत है कि नहीं है? एक संविधान बचाने की अगर बात करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी के सभी पदों से।
उसको हटा दिया जाएगा। मुझे कई यूपी के लोग बोलते रहे साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मैं बोला कम और बढ़ के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। दाहिने जूते से मारने का सवाल है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, न तो कोई पॉलिटिकल पर्सन है जिसकी इतनी औकात हो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दीजिए, हमारे एक छोटे कार्यकर्ता को अगर दूब की सुटकुन से भी छू देगा तो हम समाज। अब दर्शकों बड़ी बात यह कि एक एक करके सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किल बढ़ाने वाले हैं ओवैसी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो खड़गे साहब ने खुद कह दिया था। सुनिए जरा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद से क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा फुल फ्रेम। 3 मुश्किल चीजें मालूम है, इसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। आज के 3 मुश्किल चीजें मालूम है, बोला भाई नहीं, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। ओवैसी की तरफ था, क्योंकि ओवैसी बिहार चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने नहीं किया और चुनाव में आरजेडी और विपक्ष का बेड़ा गर्क हो गया। और नारा लगा रहे हैं आप। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, इधर यूपी में भी एआईएमआईएम की पूरी तैयारी और अपने सदस्यों को बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए ओवैसी की पार्टी ने पूरी तैयारी भी कर ली है, सुनवाइए जरा। प्रदेश कार्यालय पर है और बड़े खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात। लेकिन दर्शकों इससे समझिए, क्या ओवैसी अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं या फिर अखिलेश ने भी पूरी रणनीति तैयारी कर ली है? ये आप देख रहे हैं, यह है यूपी के सियासी मिसाल। यूपी में एआईएमआईएम केवल सपा पर हमले नहीं कर रही है दर्शकों, बल्कि ओवैसी की पार्टी ग्राउंड पर भी मजबूत तैयारी कर रही है। एआईएमआईएम ने चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। खबर है कि ओवैसी की पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं और पार्टी का दावा है कि पिछले 6 महीने में 24 लाख मुस्लिम पार्टी से जुड़ गए हैं। बिहार और महाराष्ट्र चुनाव के बाद पार्टी के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है। ओवैसी का टारगेट समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाना है। जब तक एमवाई समीकरण नहीं टूटेगा, ओवैसी को फायदा नहीं होगा। पार्टी ने यूपी में 403 सीटों में से 200 पर लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वो दमखम से लड़ेंगे। उनकी प्लानिंग का ही असर है कि अखिलेश की पार्टी परेशान है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओवैसी को रोकने की बात भी कह चुके हैं, क्योंकि एक बार ओवैसी की पार्टी अगर यूपी में घुस गई तो फिर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ेगी और अखिलेश यादव की भी बढ़ेगी। इसके लिए एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट का विकल्प भी तलाश रही है। संकेत साफ हैं, एआईएमआईएम मायावती से तालमेल कर सकती है। 2017 और 22 में पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली थी असदुद्दीन ओवैसी की, लेकिन अब उन्हें काफी उम्मीद है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पिछले 70 साल से सिर्फ अपने लिए फैसले कर रहे हो, गरीब मजलूम अवाम के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम करते तो ये हाल नहीं होता मजलूमों का। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं मुस्लिम वोट क्यों उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुसलमान हैं। प्रदेश में 14 जिलों में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। आंकड़ों के मुताबिक इन जिलों में 25% मुसलमान हैं। राज्य की 403 में से 143 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है। 70 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 20 से 30% है। आपको बताएं 73 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। यही वजह है कि 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी तब 56 मुस्लिम जीते। 2012 में अखिलेश यादव सीएम बने तो 68 मुस्लिम विधायक बने और 2017 में जब योगी आए तब संख्या घटकर 24 हो गई। हालांकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 34 हुई, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बनी। अब सवाल यही है कि आखिर ये जंग कहां तक जाएगी, क्योंकि 27 के चुनाव में हर पार्टी जीतना चाहती है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। कहीं बम की धमकी मिल रही है तो कहीं धमाका हो रहा है।
धमाका भुवनेश्वर में हुआ, लेकिन गूंज यूपी और गुजरात तक गई। कैसे दर्शकों दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए, ये बम बनाते हुए धमाका हुआ। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। दर्शकों, ये जबरदस्त धमाका हुआ है और इधर यूपी के 18 शहरों में बम की धमकी। एकाएक जैसे ही धमकी मिली, उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड अलग अलग जगह पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू की। और इधर गुजरात में एक धमकी आई है। ये खालिस्तान के नाम से धमकी आई, मेल आई और कहा कि गुजरात को खालिस्तान बना देंगे। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, धमकी लगातार दी जा रही है, लेकिन इधर कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल लिया और ये कमांडोज पूरी तरह से तैयार हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। अलग अलग जगह पर कैसे जांच पड़ताल की गई, वो तस्वीर आपके सामने है। ये तो दर्शकों गुजरात में था, लेकिन बिहार में नीतीश के कमांडोज की देखिए आप, एंटी टेरर ड्रिल। और ये ड्रिल बता रही है कि अगर प्रदेश में कोई गड़बड़ी होगी, चाहे वो प्रदेश कोई सा भी हो, कार्रवाई बड़ी की जाएगी। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि आखिर ये बम की धमकी कौन दे रहा है? और उड़ीसा में जो धमाका हुआ वो तो और चौंकाने वाला है। देश में पाकिस्तानी और खालिस्तानी टेरर फिर से जिंदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। यूपी से गुजरात तक दर्जनों शहरों में बम की धमकी मिली। यूपी के 18 जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल पर धमकी मिलते ही सभी कोर्ट रूम खाली करा दिए गए। हालांकि योगी फोर्स को चप्पा चप्पा छानने के बाद कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के 30 से ज्यादा स्कूलों को भी धमकी मिली। मेल से भेजी गई धमकी में स्कूलों को बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी। धमकी मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और जांच शुरू की। आपको बताएं, शुरुआती जांच में पता चला कि इसके पीछे खालिस्तानी एंगल है। धमकी वाले मेल में लिखा है कि गुजरात को खालिस्तान बना देंगे, जिसके बाद पुलिस धमकी के पीछे खालिस्तानी एंगल खंगाल रही है। लेकिन सवाल यह कि यूपी से गुजरात तक एक साथ टेरर धमकी क्यों? क्या झूठी धमकियों के बहाने आतंकी संगठन फिर से कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्योंकि जिस तरह भुवनेश्वर में बम धमाका बम हुआ है, एक्सपेरिमेंट चल रहा था क्या? उसके बाद जांच एजेंसियां अब कई एंगल से जांच कर रही हैं और साजिशों की पड़ताल भी जारी है। भुवनेश्वर में शनिवार को एक छत पर जोरदार धमाका हुआ। दर्शक, धमाका उस वक्त हुआ जब शहनवाज छत पर बम बना रहा था। सवाल ये कि भुवनेश्वर की तरह देश में कितनी बम फैक्ट्री चल रही है और इन बम फैक्ट्रियों का लगातार मिल रहा धमकियों से कोई संबंध तो नहीं है। सवाल कई सारे हैं। गुजरात पुलिस ने जांच पड़ताल में क्या खुलासे किए, सुनवाता हूं आपको। थ्रेट मिला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी टीमें स्कूल में है और पूरी सभी स्कूलों का एएस चेकिंग, बीडीडीएस चेकिंग, डॉग स्क्वाड के द्वारा चेकिंग चल रहा है। फिलहाल अभी तक कोई भी हमें ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट या मिला नहीं है। जो मेल है लॉरेंजो नाम से है और मेल के अंदर खालिस्तान का मेंशन किया गया है, बट मेल का जो ओरिजिनेटर है उसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रहा है। हमने साइबर टीम को भी इसमें एंगेज किया है। साइबर टीम इस पे काम कर रही है। जो मेल का ओरिजिनेटर है उस तक पहुंचने के लिए हमारी टीमें अभी कार्यरत। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब फ्रांस से भारत की बड़ी राफेल डील, और ये राफेल भारत की रक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करेंगे। दिखाइए जरा तस्वीर। बड़ी डील होने वाली है। 145 राफेल, जिसमें 31 मरीन है और 114 राफेल फाइटर जेट, और भारत और फ्रांस के बीच ये बड़ी डील होने वाली है। दिखाइए तस्वीर। इमैनुअल मैक्रो आने वाले हैं दर्शकों, और भारत और फ्रांस के साथ ये डील
दुनिया की निगाहों में है। विशेष तौर पर चीन और पाकिस्तान की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं। आपको बताएं, इधर भारत लगातार डील कर रहा है। ट्रेड डील अभी हाल ही में अमेरिका के साथ हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब अमेरिका के बाद किससे? इजराइल से डील की तैयारी है दर्शक, और इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि हम पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इधर पीएम इजराइल जा रहे हैं और उधर भारत रक्षा के क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ है। सुनिए जरा भैरव बटालियन की हुंकार। न कोई आहट, न कोई छाया, न कोई संकेत, न कोई काया। धरती हो, शिला हो या गहन खाई, मौन में है लिपटी मेरी परछाई। मैं काल नहीं, काल का विधान। भैरव नाम नहीं, पहचान। शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण। भैरव नाम नहीं, परिणाम। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाक के आतंकी ठिकानों को धुआं कर दिया था। राफेल विमानों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी। तब मुनीर भीख मांगने लगा था। अब भारत घातक राफेल विमानों की संख्या में बड़ा इजाफा करने वाला है। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल खरीदने को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और मोदी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहे हैं। राफेल वाली डील से पाक चीन की टेंशन बढ़ गई है। उधर भारत जमीन से लेकर आसमान तक जंगी तैयारी कर रहा है। भैरव बटालियन मुनीर के सैनिकों का शिकार करने को तैयार है। वहीं राफेल जैसे जेट सीमा पर दहाड़ रहे हैं। संदेश साफ है, आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अब दर्शकों आपको बताते हैं कि कैसे पूरी तैयारी की जा रही है। और यह रक्षा सौदा बहुत बड़ा है दर्शकों, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच जो सौदा होने वाला है उसको लेकर दुनिया की निगाहें हैं और पाकिस्तान सो अभी से घबरा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डील हो रही है दर्शकों। आपको बताएं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 17 तारीख को यानी 17 फरवरी को भारत आ रहे हैं। इससे पहले भारत ने 114 राफेल खरीद को मंजूरी दे दी है। 114 राफेल के लिए भारत 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। भारत के रक्षा इतिहास की यह सबसे बड़ी डील होने वाली है। खबर है, भारत ने 31 राफेल मरीन फाइटर की भी मांग की है। एयरफोर्स के लिए 114 राफेल, नेवी के लिए 31 राफेल। भारत फ्रांस से कुल 135 राफेल खरीद सकता है। मैक्रो के दौरे के दौरान भारत फ्रांस रक्षा सहयोग की समीक्षा होगी। रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राफेल को युद्ध का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है दर्शकों, और दुनिया भर की जंगों में इसका इस्तेमाल भी हुआ है। इसने अपने आप को साबित किया है। नाटो के मिशंस में दुनिया ने इसकी खासियत को देखा है। मूव कीजिए इसे। आईसिस के खिलाफ अफगानिस्तान में मिशन के दौरान राफेल की ताकत देखी। अफ्रीका के ऑपरेशंस में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की मार ने पाकिस्तान को हिला दिया। राफेल ने आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए थे और हैमर गाइडेड बम से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। 250 किलोमीटर की दूरी से ही स्कैल्प मिसाइल से हमला करने में राफेल सक्षम है और राफेल ने पाक के JF-17 विमानों को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान पर घातक और सटीक हमलों को देखने के बाद भारत ने राफेल जैसे फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। भारत फ्रांस से 114 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। उनमें से 96 मैन्युफैक्चर किए जाएंगे हिंदुस्तान में विद 60% इंडिजिनस कंटेंट। अब दर्शकों, इस बीच एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। जम्मू कश्मीर में जेल से पाकिस्तानी भाग गए। दिखाइए जरा तस्वीर। पहले पाकिस्तानी भाग गए, दिखाइए पहली तस्वीर। ये देखिए दर्शकों, कैसे ये गोली चलाकर मारकर भाग गए पुलिस वाले को। दिखाइए फुल फ्रेम। हाँ, इसको बजाना, इसको बजा, बिल्कुल इसको बजाइए। हाँ, इसको बजाना, इसको बजा, बिल्कुल इसको बजाइए।
अब दर्शकों आपको बताएं, पुलिस की टीम पहुंच गई है मौके पर और अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया है क्योंकि पाकिस्तानी हथियारों के साथ भागे। सवाल ये दर्शकों कि आखिर क्या कोई इनके साथ मिला हुआ है, क्या कोई साजिश के तहत इन्हें भगा कर ले गया? आइए जरा आपको बताते हैं हुआ क्या है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में भारी चूक की घटना सामने आई। दर्शकों, जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर में किशोर सुधार गृह से 2 कैदी फरार हो गए। दोनों कैदियों के नाम सनाउल्ला और एहसान अनवर है। सनाउल्ला और एहसान दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। सीसीटीवी के मुताबिक कैदी पिस्टल से पुलिस पर हमला करते हैं, जो हमने आपको दिखाया। पुलिसकर्मी को सिर से सटाकर गोली मारी जाती है। एक तीसरा कैदी करणजीत सिंह गुग्गा भी गोली मारकर फरार हो गया। लोकल गैंगस्टर करणजीत सिंह गुग्गा भी वहां पर बंद था। घटना के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और जेलों में बंद सभी पाकिस्तानी किशोर कैदियों का विवरण मांगा गया, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों का भागना बड़ी साजिश भी हो सकती है। और सवाल ये कि कैदियों के पास पिस्टल कहां से आई और पाकिस्तानी कैदियों को भगाने में कोई और लोग तो नहीं है। और इसको लेकर अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल भी कर रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और वक्त हो चुका है आज के सूत्र का। आज का सूत्र है दर्शकों, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ। जिंदगी के इस लंबे सफर में कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। कभी कोई बहुत करीबी आपका साथ छोड़ जाता है, कभी कोई अप्रत्याशित मोड़ पर मुड़ जाता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता दर्शक कि कितने लोगों ने आपका साथ छोड़ा, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने अपना लक्ष्य भी छोड़ दिया। क्योंकि लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलता है, वक्त बदलता है, पर जो नहीं बदलना चाहिए वो है आपका मकसद, आपका इरादा, आपकी वो आग जो सीने में जल रही है। क्योंकि लक्ष्य भीड़ के साथ नहीं, अक्सर अकेले ही हासिल किए जाते हैं। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH